बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमारे पास टॉपिक है जी रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। इससे पहले की वीडियो में हमने रेजिस्टेंस के टॉपिक को डिस्कस किया था। आज हम यहाँ पे रेजिस्टिविटी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन याद रहे, रेजिस्टिविटी को समझने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि फिर से हम यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस को देखें। अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को डिस्कस कर लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा रेजिस्टिविटी को समझना। तो स्टूडेंट्स तवज्जो दीजिएगा, रेजिस्टेंस का दूसरा नाम होता है हिंड्रेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? आर, इसे आर से डिनोट करते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, कि जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उस करंट के आगे रुकावट बनने वाली चीज़ क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस कहलाती है। रिपीट कर देता हूँ कि जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो वहाँ उस करंट को अपोज करने वाली चीज़ क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस कहलाती है। अब वो क्या चीज़ होगी कंडक्टर के अंदर? वो होंगे बेसिकली एटम्स, कि जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे, मतलब करंट फ्लो करेगा, तो उस करंट को रोकने के लिए उन चार्जेस के आगे रुकावट बनने वाली चीज़ क्या होती है? एटम्स होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स एटम्स से कोलाइड कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को रोकने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे जो रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं जी? एटम्स होते हैं। ठीक है, तो करंट को अपोज करने वाली कंडक्टर के अंदर जो चीज़ होती है वो एटम्स होते हैं और वही हमारे पास एज अ रोल प्ले कर रहे होते हैं रेजिस्टेंस का। अब जी रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओहम। रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? डिपेंडेंस देख लेते हैं। नंबर 1, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब इस बात को कैसे समझेंगे कि अगर स्टूडेंट्स हम उस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? देखें, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तेज़ी से मूव करेंगे और जो एटम्स होंगे उनकी वाइब्रेशन भी तेज़ हो जाएगी। जो एटम्स होंगे, पॉजिटिव आयंस होंगे, उनकी वाइब्रेशन तेज़ हो जाएगी, मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो अगर उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आके उनके साथ कोलाइड करेंगे, तो इसका मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ गई है। तो इसीलिए हमने कहा कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। सेकंड पॉइंट क्या है? रेजिस्टेंस जो है वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है। ज्योमेट्री का मतलब या तो उसकी लेंथ में चेंज आएगा या फिर उसके एरिया में चेंज आ सकता है। तो इसी ज्योमेट्री वाले पॉइंट को हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एल के, मतलब लेंथ के। अगर लेंथ में चेंज आता है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा। इसी तरह जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी एरिया के, कि अगर आप एरिया कम करेंगे वायर का तो इसका मतलब रेजिस्टेंस वहाँ पे बढ़ जाएगी। तो आर क्या है? एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इस बात को आप कैसे समझेंगे? इस बात को आप यहाँ डायग्राम से समझिएगा। स्टूडेंट्स, इस सर्किट डायग्राम में हमारे पास यहाँ पे एक ब्लैक वायर यूज़ की गई है एज अ रजिस्टर। अब यहाँ पे इस ब्लैक वायर की हम कंसीडर करते हैं कि लेंथ क्या है? कम है। अगर इस ब्लैक वायर की लेंथ कम है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम होगी। रेजिस्टेंस कम होगी तो यहाँ से करंट ज़्यादा पास करेगा। अगर करंट ज़्यादा पास करेगा तो इस बल्ब की जो लाइट होगी, रोशनी होगी, वो ज़्यादा होगी। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर मैं इस ब्लैक वायर की जगह ये वाली वायर यूज़ कर देता हूँ, रेड वाली, जिसकी लेंथ क्या है? ज़्यादा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड वाली जो वायर है हमारे पास, इसकी लेंथ क्या है? ज़्यादा है। तो अगर इसकी लेंथ ज़्यादा है, यहाँ से देखिएगा, अगर लेंथ ज़्यादा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? ज़्यादा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इसका मतलब वहाँ पे करंट जो है वो कम पास होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करती है? करंट को रोकने की कोशिश करती है। तो अगर रेड वाली वायर हम यूज़ करें तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है। तो करंट कम पास होगा, करंट कम पास होगा तो बल्ब जो है इसकी रोशनी भी कम हो जाएगी। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक थिक वायर यूज़ कर देते हैं, मतलब हम यहाँ पे इन दोनों वायर्स को हटाकर एक थिक वायर यूज़ करते हैं। अगर हम थिक वायर यूज़ करेंगे तो इसका मतलब उस थिक वायर का एरिया क्या होगा? ज़्यादा। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम। देखिए ना, यहाँ पे अगर एरिया ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो इसका मतलब इस वायर में से करंट ज़्यादा पास करेगा। तो अगर आप यहाँ पे थिक वायर यूज़ करेंगे तो इसका मतलब करंट ज़्यादा पास करेगा और बल्ब की जो रोशनी होगी वो भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये दो पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास नंबर 4 पे क्या पॉइंट है कि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे। मटेरियल की नेचर पे भी डिपेंड करती है। कि देखें,
देखें, अगर हम यहाँ पे इस जगह पे हम कोई वुडन बॉक्स या वुडन वायर यूज़ कर लेते हैं, ब्लॉक यूज़ कर लेते हैं, तो अगर हम कोई प्लास्टिक चीज़ जो है यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं तो फिर इसका मतलब करंट पास नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एज अ इंसुलेटर। तो प्लास्टिक भी अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो उसमें से करंट पास नहीं होगा। लेकिन जब हम इस वुडन की जगह, मतलब कोई एक लकड़ी की जगह हम यहाँ पे कोई कॉपर वायर यूज़ कर लेते हैं तो फिर करंट यहाँ पे तेज़ी से पास होगा। इसका मतलब देखें, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई लकड़ी है, कोई प्लास्टिक वगैरह है, उससे हमारे पास करंट यहाँ से पास नहीं करता। लेकिन जब हम कोई कॉपर वायर यूज़ करते हैं तो फिर करंट पास करता है। तो इसका मतलब जो हमारी रेजिस्टेंस है वो मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है, मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट यूज़ किया है कि रेजिस्टेंस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायर, क्योंकि वायर की लेंथ या एरिया चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो रेजिस्टेंस है ये कैरेक्टरिस्टिक है किसकी जी, वायर की। ठीक है। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जिस तरह हमने रेजिस्टेंस को डिस्कस किया है, इसको अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें रेजिस्टेंस का तो वो बन जाएगा कंडक्टेंस। तो यहाँ पे कंडक्टेंस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कंडक्टेंस क्या है जी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मैथमेटिकल रिलेशन क्या बनेगा, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 ओवर रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस का सिंबल क्या होता है जी, जी से इसे आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। अब इस कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, यूनिट स्टूडेंट्स होगा पर ओहम, क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम। तो ओहम का उलट क्या होगा, पर ओहम। तो ये आपके पास आ जाएगा पर ओहम, ये कंडक्टेंस का यूनिट होगा। पर ओहम का मतलब क्या है कि ओहम का इन्वर्स। अब ओहम का इन्वर्स क्या है कि आप उसकी स्पेलिंग इन्वर्स कर देंगे। यहाँ पे लास्ट में एम है तो एम पहले आ जाएगा, सेकंड में एच है तो एच आ जाएगा दूसरे नंबर पे, ओ पहले है तो ओ एंड पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मोह। तो इसका मतलब कंडक्टेंस का यूनिट मोह भी हो सकता है। ठीक है। इसी तरह थर्ड इसका नंबर आप यूनिट यूज़ कर सकते हैं साइमन। तो कंडक्टेंस का जो यूनिट है वो साइमन के नाम पे रखा गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कंडक्टेंस के यूनिट है। तो अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। ये था हमारे पास रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। अब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं रेजिस्टिविटी को। अब स्टूडेंट्स रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या होता है, रो। रो का सिंबल आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्या सिंबल होता है जी, रो, RHO, RHO, रो। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स रेजिस्टिविटी को समझने से पहले अगर आप थोड़ा सा इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन को, फॉर्म को समझ लें तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा इसकी डेफिनेशन या थ्योरेटिकल डेफिनेशन को समझना। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम रेजिस्टिविटी की मैथमेटिकल फॉर्म को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास ये दो इक्वेशंस थी, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंबाइन करूं तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इन दोनों इक्वेशंस को मैंने क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है, तो मेरे पास ये वाला रिलेशन बनेगा। ठीक है जी। यहाँ तक देखिए ना, मैंने इसीलिए कहा कि अगर आप थोड़ा सा पहले मैथमेटिकल इक्वेशन को समझ लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा रेजिस्टिविटी को समझना। तो इसीलिए हम यहाँ से यूज़ कर रहे हैं इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर हम एक इक्वालिटी का साइन यूज़ करते हैं और एक कांस्टेंट लेके आते हैं। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर हम यहाँ पे एक इक्वालिटी का साइन और एक कांस्टेंट लेके आए हैं जिसका नाम क्या है, रो, रेजिस्टिविटी। ठीक है जी। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में से यहाँ से हमें ये रेजिस्टिविटी का फार्मूला चाहिए। तो ये रेजिस्टिविटी अपनी जगह पे, R अपनी जगह पे, एरिया क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आके R के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, L क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस R के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास रेजिस्टिविटी का रिलेशन आ गया, फार्मूला आ गया। अब स्टूडेंट्स रेजिस्टिविटी भी बेसिकली रेजिस्टेंस ही है, रेजिस्टिविटी भी अपोजिशन का नाम है। अगर रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल है, ये बात अगर मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो एरिया है ये 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल हो और जो लेंथ है वो 1 मीटर के इक्वल हो, तो जो रेजिस्टिविटी होगी वो रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। इसका मतलब मेरी बात ठीक हो जाएगी।
तो यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा, मैं लेट करता हूँ कि जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल है और लेंथ क्या है 1 मीटर के इक्वल है। तो इसका मतलब ये 1 और ये 1 यहाँ पे पुट करेंगे। अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 पुट करूँ तो ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा, 1 को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो R ही रहेगा। इसका मतलब जो रजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के इक्वल आ गई है। कब आई? जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ क्या हो 1 मीटर हो, तो फिर रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। तो यही बात थोड़ी सी तवज्जो दे के समझिएगा कि अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। मतलब लेंथ भी मेरे पास 1 हो, विड्थ भी अगर 1 हो तो फिर एरिया किसके इक्वल आएगा 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो अगर लेंथ भी 1 हो, विड्थ भी 1 हो, तो इसका मतलब हमारे पास किस तरह की डायग्राम आएगी, एक स्क्वायर फॉर्म आएगी। तो इस स्क्वायर का जो एरिया अब होगा वो क्या होगा 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। इसी तरह स्टूडेंट्स इस स्क्वायर के अंदर मैं अगर एक और लेंथ ऐड कर दूं, इसी स्क्वायर के अंदर जिसका एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर, इसके अंदर अगर मैं एक लेंथ और ऐड कर दूं 1 मीटर की, तो फिर ये मेरे पास क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा, मतलब एक क्यूब की डायग्राम बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा ये मेरे पास क्या था स्क्वायर, उसके अंदर हमने एक लेंथ और ऐड की 1 मीटर की, इसका मतलब अब ये क्या बन गया, क्यूब बन गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे वॉल्यूम की, तो वो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, मतलब इसकी बेस हमारे पास क्या है 1, हाइट क्या है 1, और ये हमारे पास क्या आ गई साइड 1 मीटर। तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो क्या बन गया वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया 1 मीटर क्यूब के इक्वल आ गया, 1 मीटर क्यूब के इक्वल आ गया। अब इस टाइम जो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगी, इस क्यूब की जो रेजिस्टेंस होगी उसे हम रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, बल्कि उसको हम नाम देंगे रेजिस्टिविटी का, उसे हम नाम देंगे रेजिस्टिविटी का। मतलब 1 मीटर क्यूब की जो रेजिस्टेंस होगी उसी का नाम होगा रेजिस्टिविटी, उसी का नाम होगा रेजिस्टिविटी। अब इसको थोड़ा सा और आसान करके मैं समझाता हूँ। लेट करें स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये कंडक्टर है, इस पूरे कंडक्टर की जो अपोजिशन मैं मेजर करना चाहूँगा, अगर मैं इस पूरे कंडक्टर की अपोजिशन मेजर करना चाहता हूं तो वो कहलाएगी रेजिस्टेंस। पूरे कंडक्टर की अगर मैं अपोजिशन मेजर करना चाहता हूं तो वो कहलाएगी रेजिस्टेंस। लेकिन अगर मैं इस पूरे कंडक्टर में से 1 मीटर क्यूब की अपोजिशन फाइंड करना चाहता हूं तो वो कहलाएगी रेजिस्टिविटी। दोबारा रिपीट कर देता हूं, यहाँ से आपने इसको समझना है। अगर मैं इस पूरी वायर या पूरे कंडक्टर की अपोजिशन फाइंड करना चाहता हूँ तो वो कहलाएगी रेजिस्टेंस, वो कहलाएगी रेजिस्टेंस। लेकिन अगर मैं इस पूरे कंडक्टर में से इस 1 मीटर क्यूब की अपोजिशन फाइंड करना चाहता हूं तो वो मेरे पास कहलाएगी रेजिस्टिविटी। 1 मीटर क्यूब के अंदर जो करंट को अपोज करने वाली रेजिस्टेंस होगी उसका नाम रेजिस्टिविटी होगा, ना कि रेजिस्टेंस होगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं, 1 मीटर क्यूब के अंदर जो करंट की रोकने वाली चीज होगी, करंट को अपोज करने वाली चीज होगी, उसका नाम क्या होगा, रेजिस्टिविटी होगा। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास रेजिस्टिविटी। अब हम यहाँ से इसको डिफाइन करेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगी कि हमारे पास रेजिस्टिविटी की क्या डेफिनेशन होगी। रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। मतलब 1 मीटर क्यूब की जो रेजिस्टेंस होगी वो बेसिकली रेजिस्टिविटी कहलाएगी। ठीक है। और उसका यूनिट क्या होगा जी, ओहम मीटर। इसको कहाँ से आपने फाइंड करना है, फार्मूले से आपने इसको फाइंड करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर और यहाँ पे क्या आ जाएगा ओहम। 1 मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा तो ओहम मीटर आ जाएगा इसका यूनिट। अगर आपको ये डेफिनेशन आसान नहीं लग रही, वैसे तो यही आसान है और बुक में भी यही डेफिनेशन दी गई है, अगर आप यहाँ इस फार्मूले से डेफिनेशन बनाना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। वो डेफिनेशन कैसे बनेगी कि रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। दोबारा रिपीट कर देता हूं कि रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। यहां से भी आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप ये वाली डेफिनेशन लिखें।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं कि ये जो रेजिस्टिविटी है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे देखिएगा डिपेंडेंस, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। अब स्टूडेंट्स इस टॉपिक में आपने याद रखना है कि रेजिस्टिविटी इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, लेकिन हमने एक चैप्टर 12 के अंदर भी ये पढ़ा था कि जो रेजिस्टिविटी है वो बेसिकली लाइट के इफ़ेक्ट पे भी डिपेंड करती है। यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन हमारे माइंड में ये बात होनी चाहिए कि जो रेजिस्टिविटी है वो लाइट के इफ़ेक्ट पे भी डिपेंड करती है। याद कीजिएगा फोटोकॉपियर मशीन वाला टॉपिक, ज़ीरोग्राफी वाला, उसके अंदर जो हमारे पास सिलीनियम की शीट थी, मतलब जो फोटो कंडक्टर था, वो बेसिकली लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पे इसका मतलब है कि जो रेजिस्टिविटी है वो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है ये लाइट के इफ़ेक्ट पे भी डिपेंड करती है। और अगर हम इससे आगे 17 चैप्टर के अंदर जब आएंगे तो वहाँ पे हम सुपर कंडक्टर को भी डिस्कस करेंगे, तो उसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का इफ़ेक्ट होगा। तो हम यहाँ पे ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के इफ़ेक्ट पे भी डिपेंड करती है। ठीक है जी। इसी तरह हम एक और पॉइंट भी याद रख सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है वो इम्प्योरिटीज़ पे भी डिपेंड करती है, इम्प्योरिटीज़ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप इस टॉपिक के अंदर सिर्फ दो ही पॉइंट याद रखेंगे कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है। अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है इसको हम थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि रेजिस्टिविटी इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक है, जो रेजिस्टिविटी है ये मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा कि रेजिस्टिविटी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है मटेरियल की। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कंडक्टिविटी की, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। जिस तरह हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस देखा, रेजिस्टेंस के साथ हमने कंडक्टेंस को देखा, इसी तरह हमने यहाँ पे जब रेजिस्टिविटी को डिस्कस किया तो रेजिस्टिविटी के साथ यहाँ पे हम कंडक्टिविटी को भी डिस्कस करेंगे। तो अब कंडक्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का जो सिंबल होगा उसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली क्या होगा जी? सिग्मा इज इक्वल टू 1 ओवर रेजिस्टिविटी रो। तो ये हमारे पास कंडक्टिविटी की मैथमेटिकल फॉर्म होगी। अब इसका यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स? यूनिट देखिएगा, जिस तरह हमारे पास रेजिस्टिविटी का यूनिट था ओहम, यहाँ पे हमने रेजिस्टिविटी का यूनिट डिस्कस किया था जी ओहम मीटर। यहाँ पे ओहम मीटर, ये हमारे पास रेजिस्टिविटी का यूनिट था ओहम मीटर। तो इसी तरह कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा? इसको उलट कर दें, पर ओम पर मीटर। ठीक है, अब पर ओम का मतलब मो होता है और पर मीटर वैसे का वैसे, तो ये भी यूनिट बन सकता है। इसी तरह मो की जगह आप साइमन पर मीटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों यूनिट्स जो हैं ये आपके पास कंडक्टिविटी के होंगे। उसके बाद बात करते हैं जी डायमेंशंस की, कि कंडक्टिविटी की डायमेंशन क्या होगी। कंडक्टिविटी की डायमेंशन से पहले आप रेजिस्टिविटी की डायमेंशन फाइंड करें। तो रेजिस्टिविटी की जो डायमेंशन आप फाइंड करेंगे वो इस रिलेशन को यूज़ करते हुए आप रेजिस्टिविटी की डायमेंशन फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे जी? आपके पास फार्मूला गिवन है, उसमें आप उसके यूनिट पुट करें और उससे डायमेंशन निकाल लें। तो रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओहम। अब ओहम किसके इक्वल आएगा? उसको आप अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ यहाँ से देखिएगा, ये मैंने यहाँ पे रिलेशन यूज़ किए हैं। R इज इक्वल टू V ओवर I, ये ओम के लिए आप रिलेशन यूज़ करेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। इसी तरह जब आपके पास एरिया होगा, एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, और L का क्या आ जाएगा? मीटर। तो 1 मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा। फिर जो ओम आएगा वो होगा वोल्ट पर एम्पेयर के इक्वल। अब फिर वोल्ट किसके इक्वल आएगा? वो वोल्ट का यूनिट आप फाइंड करेंगे इस रिलेशन से, V इज इक्वल टू वर्क ओवर चार्ज। तो वोल्ट इज इक्वल टू जाउल पर कॉलम आ जाएगा। फिर जो कॉलम होगा वो किसके इक्वल होगा? वो होगा जी I का एम्पेयर, और T इधर आके मल्टीपल हो जाएगा, एम्पेयर सेकंड के इक्वल होगा, वो आप कॉलम की जगह पुट कर देंगे। और फिर आपके पास जो जाउल होगा उस जाउल की जगह आप लिखेंगे न्यूटन मीटर, फिर न्यूटन की जगह लिखेंगे MA मतलब kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वाले अगर आप रिलेशन यूज़ करेंगे तो आपके पास रेजिस्टिविटी की डायमेंशन आ जाएगी। क्या डायमेंशन होगी? रेजिस्टिविटी की डायमेंशन आपके पास आएगी जी M, कैपिटल M, और उसके बाद होगी जी L की पावर 3, और उसके बाद आएगी T की पावर -3, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा जी एम्पेयर मतलब करंट। तो करंट की पावर क्या होगी? -2। तो ये हमारे पास रेजिस्टिविटी की डायमेंशन आएगी।
इसको आप खुद कैलकुलेट करेंगे। अगर ये रेजिस्टिविटी की है तो कंडक्टिविटी का क्या होगा, इसका उलट। तो यहाँ पे m की पावर क्या है जी +1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। इसी तरह L की पावर यहाँ पे क्या होगी +3, यहाँ पे क्या हो जाएगी -3। इसी तरह यहाँ पे पावर T की क्या है -3, तो यहाँ +3 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास करंट की डायमेंशन में पावर क्या है -2, तो यहाँ +2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंडक्टिविटी की डायमेंशन होगी। लास्ट में हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी होगी वो हमेशा ग्रेटर होगी सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी से, और सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होगी वो ग्रेटर होती है कंडक्टर की रेजिस्टिविटी से। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। तो स्टूडेंट्स जो अभी हमने डिस्कशन की वो हमारे बुक का ये फर्स्ट वाला पेज था। यहाँ तक हमने इस पेज की फुल डिटेल में डिस्कशन की है। अब हम इस पेज की तरफ आते हैं कि अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो बुक का ये वाला पेज है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये वाला पैराग्राफ जो है ये आप यहाँ पे राइट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, के रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। तो अब बुक के इस पेज को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो कंडक्टर की गुड एग्जांपल है वो हमारे पास कॉपर या सिल्वर है। तो यहाँ पे ये भी एमसीक्यूज बन सकता है कि हमारे पास जो कंडक्टर की गुड एग्जांपल है वो कौन सी है, कॉपर और सिल्वर। तो यहाँ पे कॉपर का केस हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी किसके, रेजिस्टिविटी के। टेम्परेचर रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कॉपर के केस में आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जिस तरह हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे लीनियरली यहाँ पे रेजिस्टिविटी भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो एक पॉइंट के बाद जाके हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसके रेजिस्टिविटी जो है वो नॉन लीनियरली इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ इस पॉइंट तक अगर आप देखें ग्राफ से तो क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है कि जिस तरह आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसी तरह लीनियरली जो है वो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि ये वाला जो ग्राफ का पोर्शन है उसमें हमने देखा कि लीनियरली इंक्रीज्ड विद टेम्परेचर, के जो रेजिस्टिविटी है वो हमारी लीनियरली इंक्रीज हो रही है विद टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो भी हमारा ये वाला पोर्शन है इसके अंदर हमारा अल्फा जो है वो एग्जिस्ट करेगा। इस वाले पोर्शन में, नॉन लीनियर वाले पोर्शन में अल्फा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अल्फा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस लीनियर वाले पोर्शन में एग्जिस्ट करेगा। तो हमने इस केस में देखा कि जो टेम्परेचर हमारा जैसे जैसे इंक्रीज करता है वैसे वैसे हमारी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करती है। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी, या टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि जो अल्फा है इसमें आखिर कितना चेंज आएगा। उसको अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आप उसके लिए ये वाला रिलेशन यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब अल्फा को डिफाइन करते हैं कि उसको डिफाइन करेंगे कि फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज कॉल्ड अल्फा, या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब फ्रैक्शनल चेंज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा स्टूडेंट्स। हमारे पास चेंज इन रेजिस्टेंस, अब जो रेजिस्टेंस में चेंज होगा वो क्या होगा, एट टेम्परेचर टी रेजिस्टेंस क्या होगी RT, और एट 0 डिग्री सेल्सियस जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी R0। मतलब जब टेम्परेचर T होगा तब रेजिस्टेंस RT होगी, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तब रेजिस्टेंस क्या होगी, R0 होगी। तो ये क्या आ गया, रेजिस्टेंस में चेंज आ गया। अभी ये फ्रैक्शनल चेंज नहीं है, ये क्या है, रेजिस्टेंस में चेंज है सिर्फ। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्या है कि ये चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस। जब आप इसको ओरिजिनल रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो अब मतलब बना है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। अब पर केल्विन है तो यहाँ पे T आ जाएगा टेम्परेचर। तो ये हमारे पास आ गया फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज कॉल्ड लीनियर या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब अल्फा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से अल्फा को इजीली मेजर कर सकते हैं। अब ये भी रेजिस्टेंस तो यूनिट इसका कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ टेम्परेचर का रहेगा। तो टेम्परेचर नीचे है तो इसका मतलब पर केल्विन, तो अल्फा का यहाँ पर यूनिट क्या आ जाएगा, पर केल्विन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब आप RT और ρ0 की यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास रेजिस्टिविटी का रिलेशन आ जाएगा। अब RT किसके इक्वल होगा, ρT L/A। इसी तरह R0 किसके इक्वल होगा, ρ0 L/A। तो LA से ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रिलेशन ये बच जाएगा। तो ये हमारे लिए किसका रिलेशन होगा, रेजिस्टिविटी के लिए होगा। ये भी हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो वो हमारे पास क्या होगा, ρT माइनस ρ0 डिवाइडेड बाय ρ0 इंटू T। तो इस तरह हमारे पास ये दो रिलेशन होंगे रेजिस्टिविटी के लिए और रेजिस्टेंस के लिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो अल्फा है
इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी, पॉजिटिव भी होगी नेगेटिव भी होगी, लेकिन कब, आपने उसकी कंडीशन याद रखनी है कि अल्फ़ा पॉजिटिव तब होगा जब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के, जब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। और अल्फ़ा नेगेटिव कब होगा, जब रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। अब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के किस केस में होता है जी, कंडक्टर के केस में होगा। इसी तरह रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के, ये कहाँ पे होगा, सेमीकंडक्टर के केस में होगा। ठीक है, अब यही पॉजिटिव और नेगेटिव अल्फ़ा के लिहाज से यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी बनाए जा सकते हैं, तो वो आपने बुक का ये वाला टेबल याद करना है, ये वाला टेबल। अब यहाँ पे आप गौर करें तो ये सारे कंडक्टर का केस है जिसमें अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आ रही है। इस तरह लास्ट में ये 3 देखें, कार्बन, जर्मीनियम और सिलिकॉन। तो कार्बन, जर्मीनियम, सिलिकॉन के लिए अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू देखें तो ये नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ से एमसीक्यूज़ बन सकता है कि विच वन हैज़ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ नेगेटिव। मतलब आप यहाँ से कोई भी स्टेटमेंट बना सकते हैं कि विच वन हैज़ नेगेटिव वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू। अब वहाँ पे 4 ऑप्शन बना सकता है वो, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड और यहाँ से एक देगा कार्बन की। तो अगर ये वाली 4 ऑप्शन दें तो आपको पता है कि अल्फ़ा की नेगेटिव वैल्यू किस में आ रही है, कार्बन में होती है। तो इस तरह आप कार्बन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से अल्फ़ा पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है, यहाँ से आप टेबल याद करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज़ बन सकता है। तो आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि हमारे पास अगर ये वाला कॉपर का केस था तो हमने देखा कि एक काफ़ी हद के बाद जो है वो जाके ग्राफ जो है वो नॉन लीनियरली, मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से लीनियरली चेंज रेजिस्टेंस में नहीं आता। यहाँ तक तो लीनियरली चेंज आता है, लेकिन इस पॉइंट के बाद हमने देखा कि वो लीनियरली चेंज नहीं आता बल्कि नॉन लीनियरली चेंज आता है। तो इस तरह मेटल के केस में, कंडक्टर के केस में ज़रूरी नहीं है कि एक टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी बढ़ती जाए लीनियरली, फिर एक हद के बाद या किसी पॉइंट पे पहुंचने के बाद जो है हम देखेंगे नॉन लीनियरली चेंज आ रहा है। ऐसा काम स्टार्ट में भी हो सकता है, मतलब कोई मेटल का केस हो सकता है जिसके अंदर स्टार्ट में आप टेम्परेचर बढ़ाएं लेकिन रेजिस्टिविटी पे फ़र्क ही ना पड़ रहा हो, रेजिस्टिविटी में चेंज ही ना आ रहा हो। फिर इस तरह टेम्परेचर बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, फिर एक पॉइंट आएगा, फिर आप देखेंगे कि जो रेजिस्टिविटी है वो लीनियरली चेंज हो रही है विद टेम्परेचर, इंक्रीज़ हो रही है विद टेम्परेचर, कि जिस तरह आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो आपकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। इस पॉइंट के बाद अगर आप देखेंगे तो लीनियरली चेंज आ रहा है। तो इस तरह भी ग्राफ जो है वो हो सकता है किसी केस में। तो ये दोनों आपने याद रखने, किसके लिए, मेटल के लिए, कंडक्टर के लिए। इसी तरह अगर सेमीकंडक्टर का केस हो स्टूडेंट, तो सेमीकंडक्टर के केस में आपके पास ये ग्राफ होगा। अगर आप देखें इस केस में तो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर को देखें, अगर आप टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे रेजिस्टिविटी कम होती जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी कम होती जा रही है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज के डिस्कशन। अब हम देखते हैं कि जो हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को डिस्कस किया है तो ये आपको कितना समझ आया है। तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे आपको चेक करने के लिए 2-3 एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी एमसीक्यूज़ में हेल्प करेंगे। तो थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, इफ़ लेंथ ऑफ वायर इज़ डबल्ड द रेजिस्टिविटी विल बिकम। मतलब अगर हम किसी कंडक्टर की लेंथ को, वायर या कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दें तो रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। रेजिस्टिविटी 2 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी, 4 टाइम बढ़ जाएगी, या हाफ टाइम हो जाएगी, या फिर रेजिस्टिविटी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमने भी रिलेशन यूज़ किया, रेजिस्टिविटी इज़ इक्वल टू RA/L। अब यहाँ देखने के हिसाब से तो कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि R जो है वो रो जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है L के। इसका मतलब अगर लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टिविटी जो है वो 2 टाइम बढ़ जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स ये सोचेंगे, लेकिन याद रहे अभी हमने आपको पढ़ाया था प्रीवियस स्लाइड में कि हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी या नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगी, वो A पे और L पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि हमने A और L को तो 1 कर दिया था। तो इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पे रो रेजिस्टिविटी यूज़ हो रहा है ये तो यहाँ पे हमारे पास एज अ कांस्टेंट यूज़ हो रहा है। तो इसीलिए ये L के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगी, मतलब L पे ये डिपेंड नहीं करेगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। तो इसलिए हमारे पास कौन सी ऑप्शन बनती है जी, D ऑप्शन बनती है।
उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड एमसीक्यूज की, इफ़ अ वायर इज स्ट्रेच्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब जिस वायर की ओरिजिनल लेंथ L थी उसको स्ट्रेच करने से उसकी लेंथ क्या हो गई है, डबल हो गई है। क्या हो गई है स्टूडेंट्स, डबल हो गई है। सो रेजिस्टेंस बिकम्स, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस 2 टाइम हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, या हाफ टाइम हो जाएगी, या 1/4 टाइम हो जाएगी। तो इस बात को भी आपने रिलेशन से याद रखना है कि देखिए कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो रेजिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, R इज इक्वल टू रो A ओवर L, सॉरी यहाँ पे रिलेशन क्या बनेगा, क्योंकि रो इज इक्वल टू R A ओवर L होता है, तो R इज इक्वल टू रो L ओवर H, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन वो यूज़ करेंगे। अब इस रिलेशन में वहाँ पे क्या कह रहा है जी, ओरिजिनल लेंथ का डबल हो गई है लेंथ, तो इसका मतलब L की जगह वो क्या लिखेंगे, 2L लिखेंगे, इस तरह से गौर कीजिएगा, 2L लिखेंगे। अब ये 2 बाहर आ जाएगा, रो L ओवर है, फिर से R बन जाएगा, तो ओरिजिनल R का हमारे पास R क्या हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। तो वो फटाफट से ये वाला ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट करेंगे। अब उन्होंने सोचा ही नहीं है, यहाँ पे क्या कह रहा है, स्ट्रेच्ड, मतलब जब उस वायर को हम इस तरह से खींचेंगे तो इसका मतलब उस वायर की लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ेगी तो एरिया कम नहीं हो जाएगा, तो एरिया पे भी तो गौर करना है ना। तो हमारे पास रिलेशन क्या था, फार्मूला R इज इक्वल टू रो L ओवर A, इसका मतलब अगर लेंथ डबल हुई होगी तो ज़रूर एरिया पे भी फ़र्क पड़ा होगा, एरिया कम हो गया होगा। अगर लेंथ में 2 टाइम इंक्रीमेंट आया होगा तो एरिया जो है वो 2 टाइम कम हो गया होगा। तो इसीलिए आपने क्या करना है, ये वाला रिलेशन यूज़ नहीं करना, मतलब इस तरह से नहीं करना कि लेंथ डबल करके फटाफट 2 टाइम इंक्रीज कर दें, आप ए ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, बल्कि आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। अब देखिए लेंथ अगर डबल होगी तो एरिया जो है वो 2 टाइम कम हो जाएगा। लेंथ अगर ये हमारे पास वायर है, इसको अगर आप खींचें 2 टाइम इंक्रीज करें तो लेंथ अगर 2 टाइम इंक्रीज होगी तो ये वाला जो एरिया है ये कम हो जाएगा 2 टाइम, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, L 2 टाइम बढ़ जाएगी तो एरिया 2 टाइम कम हो जाएगा। अब ये वाला 2 ऊपर जाके यहाँ इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टू द 4 हो जाएगा, और ये रो L ओवर A वैसे का वैसे आ जाएगा, रो L ओवर A वैसे का वैसे आएगा। अब ये वाली चीज़ क्या बन गई, वही पुराना R, और ये वाला 4, और पीछे हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस क्या आ गई, R प्राइम। तो इसका मतलब ओरिजिनल रेजिस्टेंस का जो न्यू R होगी स्ट्रेच के बाद वो क्या हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी ऑप्शन बनती है, बी ऑप्शन बनती है, 4 टाइम। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ें जो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, इनको याद करने के लिए कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे बनाए हैं, वो आपने याद रखने हैं, उस पर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। स्टूडेंट्स देखें, रिमेंबर इट, कि आपने याद रखना है कि जब भी वायर स्ट्रेच्ड की जाए, जब भी वायर को खींचा जाए, तो तब आपने ये वाला रिलेशन माइंड में रखना है। अब देखें, इस रिलेशन को माइंड में रखते हुए लेंथ में अगर चेंज आता है जितना मर्जी, n हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 टाइम आ जाए, 3 टाइम आ जाए, 4 टाइम आ जाए, जितना वो स्टेटमेंट में कहे, तो अगर L में ओरिजिनल लेंथ में n टाइम चेंज आता है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस में स्क्वायर n टाइम्स चेंज आएगा, n की पावर 2 है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे n में कितना चेंज आता है, 2 टाइम, लेंथ में कितना आता है, 2 टाइम। अगर लेंथ में 2 टाइम चेंज आता है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस में कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि 2 यहाँ करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, तो ऑटोमेटिकली 4 आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ से शॉर्टकट याद रखना है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास वायर स्ट्रेच्ड है तो उसके रेडियस, यहाँ पे R क्या है, रेडियस, तो रेडियस अगर n टाइम डिक्रीज़ हो जाए, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, अगर n टाइम डिक्रीज़ हो जाए रेडियस, तो फिर रेजिस्टेंस जो है वो n की पावर 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर 2 है तो इसका मतलब रेडियस 2 टाइम कम हो रहा है। अगर रेडियस 2 टाइम कम होगा तो n की जगह 2 लिखेंगे, मतलब 2 टाइम कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे आप 2, तो 2 की पावर 4, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, इसका मतलब रेजिस्टेंस फिर 16 टाइम्स हो जाएगी। अगर रेडियस जो है वो यहाँ पे हाफ कर दिया जाए, यहाँ पे n की जगह 2 लिख दिया जाए, मतलब रेडियस अगर हाफ हो जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगी, 16 टाइम्स हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये रेडियस के लिए आप याद रखेंगे, इसी तरह एरिया के लिए भी याद रखेंगे। अगर स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के आपके पास वायर है, सॉरी स्ट्रेच्ड वायर, तो फिर आपके पास एरिया अगर n टाइम डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस जो है वो n स्क्वायर टाइम इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे 2 है तो
तो एरिया क्या हो गया, हाफ। अगर एरिया हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी, क्योंकि 2 यहाँ पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी। तो इस तरह ये आपके पास क्या है, शॉर्टकट है, आपने इनको याद रखना है ताकि आपके MCQs जो है वो जल्दी आप सॉल्व कर पाएँ। ठीक है जी। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।